नमस्कार साथियों, आपको पता होगा कि एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई वही करते हैं जो और कुछ अलग काम करते हैं। हर एग्ज़ामिनेशन में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिस पे पकड़ सभी लोगों की अ, होती है और कुछ ऐसे आपके होते हैं विषय जिस पे वो सभी के लिए एडवांटेज का काम जिसका वो सब्जेक्ट अच्छा हो, उसका रिज़ल्ट हो जाता है। इसी तरीके से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में भी एक सब्जेक्ट है जीके, जीएस एंड साइंस। है ना? जीके, जीएस और साइंस जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक, है ना? आपको अर्थशास्त्र और साइंस का तीनों पोर्शन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये टोटल 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इससे पहले आपके इंग्लिश, हिंदी, गणित और रीज़निंग जिस पे ऑलमोस्ट सभी लोगों के मार्क्स आते हैं और ये आपका गेम चेंजर हो जाता है आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ये इस पे जिसकी पकड़ होगी और इससे रिलेटेड जो भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास अगर होगा, तो वो रिज़ल्ट कर जाएगा। इसी सीरीज़ में हमने एक सीरीज़ की आज से स्टार्ट की है, सरकारी कॉलेज की सीरीज़, जिसमें हम आपके लिए काफ़ी चुनिंदे क्वेश्चन्स हर सब्जेक्ट के जैसे ये पहला वीडियो हमारा होने वाला है इतिहास के, जिसमें हमने इतिहास के 170 प्लस क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन जो अलग-अलग एग्ज़ामिनेशन में आते हैं और एग्ज़ामिनर्स का पहला चॉइस होता है। तो हम इस सीरीज़ में करेंगे उतना ही क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट टकराएगा और आप विश्वास मानिए कि यदि आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज़ इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि आपको पता होगा कि जीके, जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको समझने वाली कोई बात नहीं है। आप इसको जितना पढ़ेंगे, जितनी बार इसको रीडिंग करेंगे, उतनी बार ये याद करने की चीज़ें हैं। है ना? और ट्रिक कुछ चीज़ के लिए रहता है। तो जीके, जीएस में घंटों समय देना यूट्यूब पे और हर दिन घंटों 2-2 घंटा देना, इसका कोई श्योरिटी आप नहीं दे सकते हैं कि आज अगर आप 2-2 घंटे टाइम दे रहे हैं, तो 20 में 20 लाएँगे। लेकिन एग्ज़ाम के अंतिम टाइम में अगर इस टाइप की सीरीज़ कर लिया जाए, 150-200 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से कर लिया जाए, तो मतलब मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन वहीं से रहने वाले हैं और ये जितने क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, काफ़ी छाँट के क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत जगह से मैं एनालाइज़ करके लाया हूँ और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। यदि सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये जो अभी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक बार आप ट्रस्ट कीजिए और ये वीडियो लगभग 172-73 क्वेश्चन हैं, तो सभी एक वीडियो में देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं एक पहला पार्ट डालूँगा 50-60 क्वेश्चन का, उसके बाद आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। आपको लगेगा कि इससे हमको फ़ायदा है तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन का हम पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला का सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपति जी का पूजा करते थे। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये आपके हड़प्पा में पाया गया था। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? देखिए ये सब कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लॉर्ड डलहौजी को जो है भारतीय रेल का जनक माना जाता है। अगला मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला जब आप भारतीय सभ्यता संस्कृति पढ़ेंगे तो। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। किस काल या युग में पृथक के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो ऑब्वियसली है ये पुरा पाषाण काल में पाया गया था। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये आपको पुरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन-सा था? तो अन्नागार है। आप भी अपने जगह पर जवाब दीजिएगा कि यदि आपकी तैयारी होगी तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन आते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये श्रीवस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में आपको त्रिरत्न यानी 3 रत्नों का किसको इंगित करता है? तो ये आपके बुद्ध, धम्म और संघ को इंगित करता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये आपके सारनाथ में दिया था। वीडियो अच्छी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से क्या होता है हम लोग का मनोबल बढ़ेगा ताकि आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को लाने का अलग-अलग बुक से। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपके थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये भारत के प्रथम गवर्नर और ये बंगाल के थे। बंगाल के आपके थे वॉरेन हेस्टिंग्स। महावीर डैश तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं, तो ये आपके हो जाएँगे 24 जो तीर्थकार थे उसमें से अंतिम तीर्थकार थे महावीर जी, ठीक है?
सबसे पुराना वेद हमारा क्या है? ऋग्वेद, है ना? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और सामवेद, है ना? तो भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम आपको पता होगा कि वर्धमान था, ठीक है? 17 नंबर से 24 में जैन तीर्थकार का नाम क्या था? अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है कि महावीर जी जो जो तीर्थकार थे टोटल 24 में, उसमें अंतिम तीर्थकार थे महावीर जी। तो इसमें पूछा गया है कि 24वें तीर्थकार का नाम क्या है? तो ये कौन होंगे? महावीर जी। इसी तरीके के क्वेश्चन को उलट-पुलट के देता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो ये आपके हो जाएँगे मुंडकोपनिषद से। निम्नलिखित में से कौन-सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो ये आपके हो जाएँगे अथर्ववेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? तो ये हो जाएँगे कपिल ने। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपके लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो ये थे माया। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ थे? तो ये आपको हो जाएँगे बौद्ध धर्म के, ऑप्शन नंबर सी। बुद्धचरितम् नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो ये हो जाएँगे अश्वघोष ने। शारदा एक्ट संबंधित किससे हैं? तो ये आपके बाल विवाह प्रतिबंध से हैं। बाल विवाह पे प्रतिबंध लगाना ही शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। 26 त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये आपके हो जाएँगे बौद्ध की। निम्नलिखित में से कौन-सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। यहूदी धर्म से कौन से 4 ऑप्शन में से यहूदी धर्म से कौन बिलॉन्ग करते हैं? तो आप आंसर करेंगे तोरा। जिंद अवेस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपके हो जाएँगे पारसी धर्म के साथ। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 29। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया था? तो ये हो जाएँगे पाली। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ये आपको हो जाएँगे बोधगया में। जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो ये हो जाएँगे बुद्ध का। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो ये यहूदी धर्म का करते हैं। यहूदी अपना धर्म ही होता है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये हो जाएँगे घनानंद। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनार के नाम से पुकारा जाता था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व 1957 में। ईसा पूर्व 57 में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये बृहद्रथ था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो ये हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ये अशोक। इसके बाद हम चलते हैं 41 नंबर सवाल पे। 41 कहता है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर अलेक्जेंडर ने सबसे पहले निम्न में से किस नदी को पार किया था? तो ये होगा सिंधु नदी, जिसको सिंधु सभ्यता से जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था मूलशंकर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 13 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा इंडिका ने। तृतीय बौद्ध परिषद यानी बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? इसका आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल पर चलते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। मेगास्थनीज दूत था किसका? ये थे आपके सेलूकस का।
किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार को। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कौन से? तो ये खरोष्ठी जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे अभी बहुत सारे आपके जीके जिसका टेंशन खत्म होने लगा। कनिष्क डैश वंश का सम्राट था, तो आपके कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के सम्राट। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मौर्य वंश के। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो इसका नाम था विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा जो थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बेलूर में। इसके बाद कलिंग नरेश खारबेल किस वंश से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा चेदी वंश के। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाणभट्ट। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फाहियान ने। ओके। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक आपके थे श्रीगुप्त। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग यानी सबसे अच्छा युग कहा जाता है? किस युग को? तो ये गुप्त काल के युग को ही। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो ये आपके थे चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम। ठीक है। उसके बाद 65 नंबर में संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की थी? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 66 का सी धर्मपाल द्वारा। किसके शासनकाल में वेन सांग भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो ये आपके हो जाएंगे समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। 69 का सवाल देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थित किया था? तो ये बम्बई में किए थे। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त को। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये प्रयाग में किया करता था, जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? तो हर्ष की जीवनी आपको लिखी है बाणभट्ट ने। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो ये हो जाएंगे हर्षवर्धन जी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत। 78 किस गुप्तकालीन शासक को बीना वादक के रूप में जाना जाता है? तो ये इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल तृतीय। 80 नंबर सवाल देखते हैं हम। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएंगे विवेकानंद ने। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कलहन। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्याकरणाचार्य। तो ये रहे आपके 85 क्वेश्चन। इसमें 172 प्लस क्वेश्चन हैं। तो आधा का क्वेश्चन हमने अभी करवाया ताकि वीडियो आपका लंबा नहीं हो। 14 मिनट का वीडियो हो चुका है। आप विश्वास मानिए, एक बार टेस्ट करके देखिए, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। इतिहास को आपको हर दिन 2 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन कर लीजिए।
और हमने जो लिखा है रिजल्ट हमेशा उन्हीं का होता है जो स्मार्ट अप्रोच करता है। रिजल्ट उनका कभी नहीं होता जो पूरे इतिहास को पढ़ने जाएगा। रिजल्ट उनका होगा जो इतिहास के वैसे क्वेश्चंस का कर लेंगे प्रैक्टिस जो क्वेश्चन बार-बार एग्ज़ामिनेशन में आता है और ये जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में आते हैं और आपका डीएलएड एग्ज़ाम भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार ट्रस्ट करिए और इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अपने ज़हन में बैठाने का प्रयास करिए। आप लोग का अच्छा कमेंट रहा और अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम इसके पार्ट 2 लेके आएँगे जिसमें 90 क्वेश्चन और भी करवाएँगे और इसके बाद आपको एक 70 क्वेश्चन करने के बाद इतिहास में से बाहर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप एग्ज़ाम के बाद हमको आके बोलिएगा। इतिहास अगर क्वेश्चन पूछा तो इससे बाहर नहीं। इसी तरीके से हम आपके भूगोल का यानी ज्योग्राफ़ी का, इसी तरीके से हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, फिज़िक्स सभी का अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज़ एक ही साथ मैक्सिमम क्वेश्चन जो बार-बार रिपीटेशन हो सकता है और आपके एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बस उतना ही क्वेश्चन करवाएँगे क्योंकि एग्ज़ाम आपका आपको पता होगा कि एडिट करने का भी ऑप्शन आपको दे दिया गया है। डमी एडमिट कार्ड आपका 11 फरवरी से लेके है ना? 25 फरवरी तक आपका ये होगा, 11 से 17 फरवरी सॉरी 11 से 17 फरवरी तक आपका डाउनलोड होगा और उसमें करेक्शन आप उसी दौरान कर सकते हैं। तो जल्द ही आपको एडमिट कार्ड भी होगा और 27 फरवरी जो है, शायद हो सकता है इस समय करवा भी लिया जाए एग्ज़ाम या ये मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में यानी 15 मार्च तक होने की पूरी-पूरी संभावना है। तो आपके पास समय नहीं है कि आप हर दिन 2-3 घंटा इतिहास को, भूगोल को और नागरिक को दें जिसमें क्वेश्चन आने की निश्चितता नहीं है। और चूँकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ, समय का पाबंदी होने की वजह से मैं वीडियो टाइम पे नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन प्रयास रहेगा मेरा कि आपके ये जो क्वेश्चन हैं, जो आपके स्क्रीन पे कराया जा सकता है कि चूँकि बोर्ड पे करने के लिए ना आपको टाइम होता है, टाइम देना पड़ता है। और यदि आप गणित के बारे में कहेंगे तो हर एक चैप्टर का भी हम जो थ्योरी है, वो आपके इसी तरीके का वीडियो अगर आप चाहेंगे तो सबका सूत्र वगैरह जो है फ़ॉर्मूला जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो भी डालेंगे। तो चलिए बिना समय लिए इस वीडियो को हम एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।